स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट क्लासेस चल रहे थे उसके अगले भाग को हम लोग करते हैं। जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जेपीएससी मेंस, जेपीएससी प्रीलिम्स या जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट की भरपूर व्यवस्था है और किसी भी तरह के बुक्स आपको नहीं पढ़ने होंगे, निश्चिंत रहें। और आईएएस के बैच जो स्टार्ट होने वाले थे, थोड़ा-सा 11th जेपीएससी में मटेरियल देना बचा हुआ है। जैसे ही जेपीएससी बैच के मटेरियल्स पूर्ण रूप से दे दिए जाते हैं, उसके बाद आईएएस प्रीलिम्स के बैच शुरू होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में हम लोग अंतर पर बात करते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष कर जो होता है इसमें सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, हमने पैसा दिया है तो अपने अधिकारों की माँग कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने टैक्स भी दिया है। यह न्यायपूर्ण माना जाता है प्रत्यक्ष कर, क्योंकि अधिक आय वालों पर लगाया जाता है। लेकिन यह अन्यायपूर्ण माना जाता है प्रत्यक्ष कर, क्योंकि निर्धन वर्गों को भी यह टैक्स देना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर में वंचन के इवेशन के प्रयास करते हैं, जिसके कारण काले धन में वृद्धि होती है। इसी तरीके से सीमित लोगों से यह संग्रहित किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में व्यापकता होती है, क्योंकि सभी लोगों को देना पड़ता है। क्लियर हो रहा है ना? ये तो सभी लोगों को देना है तो व्यापक कम्प्रिहेंसिव होगा ना, ये तो नैरो होगा, संकुचित होगा। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल क्या-क्या हैं? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर। जबकि अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल अगर देखे जाएँ, उत्पादन कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, सीमा शुल्क, प्रशुल्क, जीएसटी, वैट जो हाल में आया है, तो ये सब आपके शामिल हैं। लेकिन यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्स भी ज़रूरी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी ज़रूरी है। क्योंकि टैक्स अगर गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगे तो आखिर सरकार कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? लेकिन सरकारों का प्रयास रहता है कि डायरेक्ट टैक्स की अपेक्षा डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा संग्रहण हो, ताकि यह समतापूर्ण और न्यायपूर्ण बन सके कर व्यवस्था प्रणाली। अगर दूसरे टाइप्स के टैक्स की बात करते हैं, तो प्रत्येक आय वर्ग के लोगों के लिए एक फिक्स टैक्स अगर मान लीजिए है, चाहे कोई भी आय वर्ग के लोग हैं, है ना? सबके लिए फिक्स टैक्स, तो इसे प्रोपोर्शनल टैक्स कहा जाता है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा में भी आपका है। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील टैक्स, इसमें जो है कम आय वर्ग के लिए कम टैक्स और अधिक आय वर्ग के लिए अधिक टैक्स, तब इसे कहा जाएगा प्रगतिशील टैक्स। इसका जो ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है। ओके। रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी टैक्स गरीबों पर अधिक और अमीरों पर कम होता है। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया नमक कर, यह उल्टा होता है। इसका उदाहरण अब तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक उदाहरण है, नमक कर जो लगाया था अंग्रेजों ने, गरीबों पर अधिक लग पड़ गया था और अमीरों पर कम पड़ गया था। यानी कि अगर कम मात्रा में आप यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। डिग्रेसिव टैक्स, ये वास्तव में भारत की जो टैक्सेशन प्रणाली है वो डिग्रेसिव टैक्स ही है। इसमें मिक्सिंग ऑफ प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्स है। डी बराबर पी प्लस आर। जैसे 5,000 रुपये तक का जो टैक्स है वो 0%, 5 से 6,000 10%, 60,000 से 1,00,000 20% और 1,00,000 से ऊपर जो टैक्स होते हैं वह 30% तक मान लीजिए कि है। अभी नहीं है ये, पहले एक उदाहरण ओनली लिया गया है। अभी जो है वो पिछले क्लास में बता दिया गया है टैक्स स्लैब। तो इसका जो आपका ग्राफ बनेगा सिंपल ऐसे जाएगा। पहले आपका बढ़ेगा टैक्स, बाद में फिक्स कर दिया जाता है। लेफर कर्व में आपको बता दिया गया था कि टैक्स जो है आप इस 40% से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, अन्यथा जो मेहनत करके इनकम करने वाले होते हैं वह हतोत्साहित होते हैं, है ना? इसलिए टैक्स एक सीमा से अधिक सरकार नहीं बढ़ाती है, अन्यथा लाभ की जगह जो है नुकसान होने लगेगा। एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्स, जब मूल्य के अनुसार किसी टैक्स को लगाया जाता है ना? तो एड वैलोरम कहा जाता है, जैसे सीमा शुल्क।
कस्टम ड्यूटी में अगर आप मूल्यवान वस्तुओं का उदाहरण लीजिए, बहुत ज़्यादा जो महँगा वस्तु होता है, जैसे सोना वग़ैरह, है ना? तो उस पर जो है अधिक मूल्य के वस्तु पर अधिक टैक्स लगाया जाएगा, कम मूल्य के वस्तु पर कम टैक्स लगाया जाएगा, तो इसे एड वैलोरम कहा जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक टैक्स भी एक टाइप होता है टैक्स का, यह मात्रा के अनुसार लगता है टैक्स। अब कौन न्यायपूर्ण होगा? तो सिंपल एड वैलोरम जो है न्यायपूर्ण होगा क्योंकि यह मूल्यवान वस्तुओं पर लगता है। ज़्यादा अगर मूल्य है तो ज़्यादा लगता है तो यह न्यायपूर्ण होगा, लेकिन ये मात्रा के अनुसार लगता है। ज़्यादा मात्रा है तो ज़्यादा टैक्स। तो मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में कौन आते हैं जिसका कम मूल्य होता है, आवश्यक चीज़ होते हैं, खाद्यान्न हो सकते हैं, वो गरीबों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसे अन्यायपूर्ण कहा जाता है। समझ गए होंगे अंतर एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैक्स में। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टोबिन टैक्स, जेम्स टोबिन एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। यह वैश्विक कर है का प्रस्ताव दिया था, हालांकि लागू नहीं है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर किसी भी तरीके का अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन होता है तो उस पर टैक्स लगाने की सलाह दी गई थी। रेवेन्यू, रेवेन्यू जो होता है यानी कि जो लौटाना नहीं है गवर्नमेंट को, ये 2 तरीके से प्राप्त होता है, एक टैक्स, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स, एक्साइज, सेल टैक्स हुए, वैट हुए, जीएसटी हुए, कस्टम ड्यूटी हुए, इनकम टैक्स हुए, है ना? उसके अलावा अगर नॉन टैक्स में आते हैं तो उपहार वगैरह हो गए, राजस्व, व्यवसाय आय हो गए, ऐसे में शामिल होंगे, या प्रशासनिक इत्यादि शामिल आपके हो गए। क्लियर? प्रशासनिक लेवल पर जो भी शुल्क वगैरह लिए जाते हैं, सेवा शुल्क वगैरह, वो सब शामिल होंगे। नेक्स्ट जो है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक डिफिसिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ ईआईएम, ईआईएम मीन्स एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, में बताया कि सरकार को अधिक से अधिक सार्वजनिक व्यय करना चाहिए ताकि आर्थिक मंदी ना आए। यानी कि ज़्यादा खर्च आप करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। ये किन्स का कंसेप्ट था कि बहुत ज़्यादा खर्च कीजिए। उपभोक्तावादी संस्कृति को एक तरह से बढ़ावा दिया था इन्होंने कि ज़्यादा खर्च कीजिए तो ज़्यादा इंडस्ट्री जो है या कृषि सेक्टर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो रोजगार मिलेगा, तो आर्थिक मंदी कभी नहीं आएगा। बजट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, चालू खाता, पूंजीगत खाता। इसके बारे में हल्का-फुल्का पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। बजट पर अगर हम लोग बात करते हैं इसके राजस्व खाते पर, तो घर में भी आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि कितना इनकम हुआ उसके अनुसार खर्च होता है। तो बजट जब बनता है तो सरकार बताती है इस साल जो है इस वित्तीय वर्ष में अगर 100 रुपया खर्च करेंगे, पहले ही सदन को बताया जाता है संसद या विधानमंडल में, तो इस 100 रुपया कहाँ से आएगा? केवल ये बताने से काम नहीं चलेगा कि 100 रुपया खर्च करेंगे, 100 रुपया कहाँ से आएगा यह भी बताना होगा। तो इस 100 रुपया व्यय किया जाएगा, तो व्यय जो है 2 रूपों में हो सकता है, एक राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय में कौन-कौन शामिल होते हैं? बजट में सारा कुछ रहता है। और राजस्व प्राप्ति क्या-क्या होने वाला है यह भी सरकार बताती है, वह भी सारा कुछ आपका बजट में शामिल रहता है। राजस्व प्राप्ति जो है वह लौटाना नहीं पड़ता है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियाँ जो हैं, इसको राजस्व प्राप्ति बोलिए या राजस्व आय बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूंजीगत प्राप्तियाँ जो हैं, वो लौटाना पड़ता है और ऋण के रूप में होता है। हालाँकि कुछ पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं जिसे लौटाना नहीं पड़ता है, समझ जाइएगा। तो इसमें जो आपका होगा राजस्व खाता व्यय, सुरक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, सरकारी सेवाओं पर व्यय, अनुदान सहायता बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं तो इसमें टैक्स, इनकम, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, गैर शुल्क, अनुदान सहायता, ब्याज, दंड, सार्वजनिक उद्यम से जो प्राप्ति होती है, लाभांश वगैरह, बेच दीजिएगा। अगर सार्वजनिक उद्यम को अगर आप बेच देते हैं, ध्यान रखिएगा, तब वह पूंजीगत प्राप्ति में चला जाएगा, लेकिन उसका लाभ अर्जित कर रहे हैं आप हर साल, तो वह राजस्व प्राप्ति में ही आएगा। स्वामित्व हरण से आए, है ना? यानी कि
किसी का स्वामित्व आपका किसी और को स्वामित्व सार्वजनिक कंपनियों का जैसे दे दिया गया, तो उसका अगर एक पार्ट आप बेचे हैं तब उससे जो आय प्राप्त होता है। लॉटरी की आय, नोट निर्गमन से अगर कुछ लाभ होता है, ऋण पर अगर ब्याज वगैरह मिलता है, यही ध्यान रखिएगा। तो बजट घाटा, इसको जो है बजट घाटा नहीं होगा, ये राजस्व घाटा होगा। तो राजस्व घाटा कैसे निकलेगा? तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, है ना, इसका यही सूत्र हो जाएगा। चलिए अगले घाटा में हम लोग जाते हैं। तो पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा के लिए भी जरूरी है कि पूंजीगत व्यय क्या क्या हो सकता है उसको जानिए। उद्योग स्थापना, सरकार द्वारा किसी देश को ऋण दिया जा रहा है, किसी राज्य को ऋण दिया जा रहा है, तो सब पूंजीगत व्यय में आता है। लेकिन अगर पूंजीगत प्राप्ति की बात करते हैं तो ऋणों की वसूली, आंतरिक बाजार उधारी, विनिवेश निजीकरण, विदेशी ऋण और सहायता, लोक लेखा खाते जिसमें आपका सारा ईपीएफ अमाउंट वगैरह, फिक्स अमाउंट वगैरह जमा होता है, ऋणों की वसूली, सार्वजनिक कंपनी का विनिवेशीकरण और निजीकरण। अब जब पूंजीगत घाटा का सूत्र की बात करते हैं तो व्यय माइनस प्राप्ति, बस पूंजीगत यहाँ वर्ड रहेगा, वहाँ राजस्व वर्ड था। अगर किसी पब्लिक इंडस्ट्री को बेचा जाता है तो पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन इससे जो राजस्व प्राप्त किया जाता है, जो चर्चा में कर रहा था उसे मैंने लिख भी दिया है, तो यह राजस्व प्राप्ति होगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं करेंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है ना। तो ये बस राजस्व घाटा का ही नाम है, करेंट अकाउंट डिफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट ही करेंट अकाउंट डिफिसिट होता है। कैपिटल अकाउंट डिफिसिट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट डिफिसिट का अर्थ हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, बस माइनस कर दीजिए, दोनों पर चर्चा हो ही चुका है। बजट डिफिसिट क्या होता है? तो जो दोनों जो आपका आया, रेवेन्यू डिफिसिट और कैपिटल डिफिसिट, उसको जोड़ देते हैं तो बजट डिफिसिट आ जाता है। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? बजट घाटा के पहले, बजट घाटा शब्द जो है पहले आपका प्रयोग होता था, लेकिन 1985 में सुखमय चक्रवर्ती ने कहा कि बजट घाटा जो है सही तरीके से घाटा को नहीं दिखाता है ना। इसके लिए ही उन्होंने एफडी का कंसेप्ट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुखमय चक्रवर्ती का नाम याद रखिएगा। क्योंकि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, तो रिसिप्ट में मैंने बताया, कैपिटल रिसिप्ट में बहुत सारे मैक्सिमम पार्ट ऐसा होता है जो वापस करना है ना, वो तो फिर हमको देना है, वापस से देना है। मान लीजिए जो शुरू में उदाहरण मैंने दिया था, 1000 रुपया आपके पास से 500 प्लस 500 किया आपने, 500 आपका अपना पैसा था, 500 आपने उधारी लिया, ओके, तो आपके पास हो गया 1000 रुपया। क्लियर? अब 1000 आपके पास प्राप्ति है और खर्च कितना आपका है? 1000 था और 1000 आपको प्राप्ति हुआ, 1000 आप माइनस कर दिए। अब आप बोलिएगा कि नहीं घाटा हमारा जीरो हो गया, तो गलत है ना। 500 तो आपको लौटाना है ना, तो जो जीरो आपका आ रहा है वो प्राप्ति भी माइनस हो गया है, जो लौटाना है उसके कारण आ रहा है, तो उसमें जितना ऋण लिए हैं उसको जोड़ दीजिए, तो टोटल घाटा जो आपका आया 500 आया। तो वही सुखमय चक्रवर्ती ने बताया कि जब आप ऋण लेते हैं, जो लौटाना है उसको घाटा निकालने के लिए माइनस नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए एफडी कैसे निकलेगा? जो बजट घाटा आता है उसमें जितना भी ऋण मिला है, ओके, जितना भी ऋण मिला है उसको हमको वापस करना है, इसलिए इसको जोड़ दीजिए। यानी कि बजट घाटा में जब आप ऋण को जोड़ देते हैं तब असली घाटा का पता चलता है। इसलिए आजकल जो है एफडी का ही यूज किया जाता है, फाइनेंशियल डिफिसिट का ही यूज किया जाता है। सिंपल है, बजट में आप ऋण प्राप्तियों को जोड़ते हैं बजट घाटा में, तभी एफडी आता है, इसलिए एफडी जो होगा हमेशा बीडी से बड़ा होगा। प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा,
प्राथमिक घाटा बहुत सिंपल तरीके से निकलता है, जितना भी एफडी आता है, उसमें जो भी आपने उस वर्ष ब्याज चुकाया है, उतना ब्याज को माइनस कर दीजिए, तो प्राइमरी घाटा आ जाएगा। मोनेटाइज्ड डिफिसिट, मौद्रिक घाटा, है ना? यहाँ पर बस सिंपल सा है कि जो भी घाटा आया है, उसमें कुछ ऐसे भी जो फाइनेंशियल डिफिसिट से ही रिलेटेड हैं सारे के सारे, तो उसमें से कुछ ऐसे भी ऋण होंगे जो आपने आरबीआई से, गवर्नमेंट ने आरबीआई से लिया होगा, है ना? तो वह ऋण जो आरबीआई से लिया जाता है, उसको जो कहा जाता है आपका मौद्रिक घाटा कहा जाता है। ऑपरेशनल डिफिसिट, हर साल कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, मान लीजिए 5% बढ़ा, तो इसको जो है घाटा में माइनस कर देना होगा, टोटल घाटा का 5%, क्योंकि मुद्रा का मूल्य गिर रहा है। तो इसको जब माइनस कर दीजिएगा तो जो घाटा आएगा तो ओडी प्राप्त होगा, ऑपरेशनल डिफिसिट। क्लियर? नेक्स्ट जो है, एफडी से संबंधित क्या-क्या समस्याएं हैं? पहला समस्या है आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, मुख्य परीक्षा में भी लिखने में काम देगा यह। एफडी पढ़ने पर सरकारें कई तरीके से जब भी फाइनेंशियल डिफिसिट बढ़ता है, सरकारों को पैसा की ज़रूरत होती है उस डिफिसिट को कम करने के लिए, नए निवेश करने के लिए। तो जो सामान्य रूप से सरकारें पैसा लिया करती हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा घाटा बढ़ जाता है, तब सरकारें क्या करती हैं कि सीआरआर वगैरह, बैंक रेट वगैरह, इस सब को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, है ना? तो पैसा जो बैंक के पास रहना चाहिए था, जिस बैंक में आप जाते हैं जनरली, वो बैंक से पैसा कहाँ पर, जो परसेंटेज जैसे ही एसएलआर, सीआरआर वगैरह का बढ़ेगा, है ना? तो सारा का सारा मनी कहाँ पे ट्रांसफर होने लगेगा आपका? आरबीआई के पास, इट मीन्स गवर्नमेंट के पास। फिर गवर्नमेंट वहाँ से मनी अपना प्राप्त करेगी, बॉन्ड्स जारी करने लगती है सरकार, स्फीति वगैरह बढ़ता है, मुद्रास्फीति, उसमें बहुत आकर्षक प्रस्ताव रहते हैं। जनरल रेट आपका 5-7, जैसे अभी रेट इधर बढ़ा है फिक्स डिपॉजिट का, है ना, एफडी का। तो सरकार लालच देती है पब्लिक को, बैंकों को, है ना, कि ये बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा लाभ है, और अपने पास मनी को संकलन कर लेती है क्योंकि उसको ज़रूरत है उस समय। क्लियर? यानी कि वह मनी जो बैंक में रहता तो आम लोगों को मिलता, निजी कंपनियों को मिलता, वह मनी किसके पास चला जाता है? सरकार की इस नीति से सरकार के पास चला जाता है। इससे मार्केट का तरलता जो है, लिक्विडिटी, यानी कि ऋण देने की क्षमता, वो घटती है और सरकार के पास मैक्सिमम मनी चला जाता है। इस स्थिति को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। इसमें निजी क्षेत्र के मनी जो है गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, है ना? इसके अलावा भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा की कमी, राजकोषीय घाटा से ऋण इत्यादि का जाल भी, भुगतान असंतुलन इत्यादि बढ़ता है। एफडी इतना हो कि इन्फ्लेशन 5% से अधिक न बढ़े, तो यह एफडी जो है सहनीय होता है, अफोर्डेबल होता है। क्लियर? एफडी को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? फिजिकल डिफिसिट को लोक व्यय में कमी करना होगा, एसएलआर, सीआरआर, बीआर इत्यादि में कमी करना होगा। इसके बारे में अलग से बैंक बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एसएलआर अभी 18.5% है, 18.5% है, सीआरआर 4% है ना? ये 5.5 के आसपास है बीआर, है ना? एसएलआर एक पार्ट है जो अपनी पूंजी का, परिसंपत्ति का उतना परसेंट, 18.5% आपको बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सीआरआर जो है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जो डेली जमा वगैरह होता है, उसका 4% जो है आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, ताकि कंज्यूमर्स के जो मनी है वो कुछ हद तक, एक सीमा तक कुछ सुरक्षित रह सके। तो जितने भी आपका अगर कम किया जाएगा, तरलता बढ़ेगा, सरकार कम खर्च करेगी, तो निश्चित रूप से सार्वजनिक घाटा जो है आपका घटेगा। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट 2003,
इसका जो उद्देश्य है याद रखिएगा, 2% तक लाना है एफडी को जीडीपी का 2% और आरडी को जीडीपी का 0% तक लाना है। टोटल जितना हमारा जीडीपी है, जीरो बेस्ड बजट। इसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं पीटर पियरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में भी है जेपीएससी का। किसी भी योजना या कार्यक्रम पर सरकारें तब तक व्यय न करें जब तक अगले वर्ष की योजना कार्यक्रम की उपयोगिता सिद्ध न हो। यानी कि कोई भी व्यय उसी स्थिति में करना है किसी योजना पर जब उस योजना की उपयोगिता बनी रही हो। ओके, जैसे बजट 2022-23 की अगर बात करते हैं तो यहाँ अंदाज लगाया गया है कि एफडी जो है 6.4% रहेगा और इसको लक्षित किया गया है प्रारंभिक तौर पर 4.5% से नीचे लाना। इट मीन्स जो हमारा टारगेट था 2%, उससे काफ़ी पीछे हैं। यह क्लास समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में इकोनॉमिक्स के हम लोग फिर से प्रस्तुत रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।